नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश से। उस दिन जून 2019 की 10 तारीख थी। रात के 10 बज रहे थे। कानपुर के थाना अनवरगंज के थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गश्त करते हुए जब वो डिप्टी पड़ाव चौराहा पहुंचे तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। उन्होंने कॉल रिसीव की तो दूसरी ओर से आवाज आई, सर मैं गुरुवतल्ला पार्क के पास से पप्पू बोल रहा हूँ। हमारे घर के सामने पूर्व सभासद नफीसा बाजी की बेटी सहला परवीन किराए के मकान में रहती है। उसके घर के बाहर तो ताला बंद है, लेकिन घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है। लगता है उसके घर के अंदर किसी की जान खतरे में है। आप जल्दी आ जाइए। डिप्टी पड़ाव से गुरुवतुल्ला पार्क की दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी चंद मिनटों बाद ही बताई गई जगह पर पहुंच गए। वहां एक मकान के सामने भीड़ जुटी थी। भीड़ में से एक व्यक्ति निकलकर बाहर आया और बोला, सर मेरा नाम पप्पू है और मैंने ही आपको फोन किया था। अब घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आनी बंद हो चुकी है। रमाकांत ने सहयोगी पुलिस कर्मियों की मदद से उस मकान का ताला तोड़ा, फिर घर के अंदर गए। कमरे में पहुंचते ही पचौरी सहम गए, क्योंकि कमरे के फर्श पर एक महिला का खून से लथपथ शव पड़ा था। पड़ोसियों ने बताया कि ये तो सहला परवीन है, इसकी हत्या किसने कर दी। शव के पास ही खून सनी ईंट तथा एक मोबाइल फोन पड़ा था। लग रहा था कि उसी ईंट से सिर और मुंह पर प्रहार करके बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। सहला की उम्र यही कोई 35 साल के आसपास थी। पुलिस ने शव के पास पड़ा फोन सबूत के तौर पर सुरक्षित कर लिया। घनी आबादी वाले मुस्लिम इलाके में पूर्व पार्षद नफीसा बाजी की बेटी सहला परवीन की हत्या की सूचना थाना प्रभारी ने पुलिस अधिकारियों को दे दी तो कुछ ही देर में एसएसपी आनंद देव तिवारी, एसपी राजेश कुमार, एसपी राजकुमार और सीओ श्वेता सिंह तथा सीओ सैफुद्दीन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसएसपी आनंद देव ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। बढ़ती भीड़ तथा उपद्रव की आशंका को देखते हुए एसएसपी ने रायपुरवा, चमनगंज तथा बेकनगंज थाने की फोर्स भी बुलवा ली। पूरे क्षेत्र को उन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। सहला परवीन की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। उसके शरीर पर लगी चोटों के निशानों से साफ था कि हत्या से पहले सहला ने हत्यारों से अपने बचाव के लिए संघर्ष किया था। कमरे के अंदर रखी अलमारी और बक्सा खुला पड़ा था, साथ ही सामान भी बिखरा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि हत्या के बाद हत्यारों ने लूटपाट भी की थी। सहला का शव जिस कमरे में पड़ा था उसका एक दरवाजा पीछे की ओर गली में भी खुलता था। पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे पीछे वाले दरवाजे से ही फरार हुए होंगे और इसी रास्ते से अंदर भी आए होंगे। पुलिस अधिकारियों के मुआयने के बाद फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की और साक्ष्य जुटाए। टीम ने अलमारी, बक्सा, ईंट आदि से फिंगरप्रिंट भी उठाए। अब तक सूचना पाकर मृतका का भाई तारिक सादाब भी वहां पर आ गया। बहन का शव देखकर वो जोर जोर से रोने लगा। थाना प्रभारी ने उसे धैर्य बंधाया, फिर पूछताछ की। तारिक सादाब ने बताया कि उसकी बहन की हत्या उसके पति मोहम्मद साकिर और बेटे साकिब व अरसलान उर्फ कल्लू ने की है। उसने कहा कि हत्या में साकिर का बहनोई गुड्डू भी शामिल है, जो कुख्यात अपराधी है। पुलिस अधिकारियों ने पड़ोसी पप्पू से पूछताछ की। उसने भी बताया कि सहला के पति व बेटों को उसने सहला के घर के आसपास देखा था। उसने उन्हें टोका भी था। तब उन्होंने उसे धमकी दी थी कि टोका टाकी करोगे तो परिणाम भुगतोगे। उनकी धमकी से वो डर गया था। पप्पू ने भी सहला के पति व बेटों पर शक जाहिर किया। कुछ अन्य लोगों ने बताया कि सहला का पति उसके चरित्र पर शक करता था। शायद अवैध संबंधों में ही उसके पति ने उसे हलाल कर दिया है। अब तक हत्या को लेकर वहां मौजूद भीड़ उत्तेजित होने लगी थी, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने आनन फानन में सहला परवीन के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। बवाल व तोड़फोड़ की आशंका को देखते हुए घटनास्थल के आसपास पुलिस तैनात कर दी गई। चूंकि मृतक सहला परवीन के भाई तारिक ने अपने बहनोई
वह भांजे पर हत्या का शक जाहिर किया था। इसलिए थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी ने तारिक सादाब की तरफ से धारा 302 के तहत मोहम्मद साकिर, उसके दोनों बेटे साकिब, अरसलान तथा साकिर के बहनोई गुड्डू हलवाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हत्या आरोपियों को पकड़ने के लिए एसएसपी ने एसपी राजेश कुमार की अगुवाई में एक पुलिस टीम गठित कर दी। पुलिस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर मृतका के भाई तारिक सादाब से विस्तार से जानकारी हासिल कर उसका बयान दर्ज किया। पुलिस ने मृतका के पड़ोसी पप्पू से भी कुछ अहम जानकारियां हासिल की। इसके बाद पुलिस टीम मृतका सहला परवीन की मां नफीसा बाजी के घर दलेलपुरवा पहुंची। नफीसा बाजी बीमार थी। बेटी की हत्या की खबर सुनकर उनकी तबीयत और बिगड़ गई। पुलिस ने जैसे तैसे करके उनका बयान दर्ज किया। चूंकि रिपोर्ट नामजद थी, इसलिए पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए उनके घर पर दबिश दी, तो वे सबके सब घर से फरार मिले। पुलिस टीम ने उन्हें तलाशने के लिए उनके संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आए। तब इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने अपने कुछ खास मुखबिरों को आरोपियों की टोह में लगा दिया और खुद भी उन्हें तलाशने में लगे रहे। 12 जून 2019 की दोपहर को मुखबिर ने थाना प्रभारी को आरोपियों के बारे में खास सूचना दी। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ तुरंत हमराज कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। जैसे ही उनकी जीप रुकी तो वहां से 3 लोग चाचा नेहरू अस्पताल की ओर भागे, लेकिन पुलिस टीम ने उनको कुछ ही दूरी पर धर दबोचा। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम मोहम्मद साकिर, साकिब तथा अरसलान उर्फ कल्लू बताए। इनमें साकिब तथा अरसलान साकिर के बेटे थे। पुलिस उन तीनों को थाने ले आई। उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर एसपी राजेश कुमार और सीओ सैफुद्दीन भी थाने आ गए। थाने में एसपी राजेश कुमार तथा सीओ ने उन तीनों से सहला परवीन की हत्या के संबंध में सख्ती से पूछताछ की तो वे टूट गए और उन्होंने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। मोहम्मद साकिर ने बताया कि उसकी पत्नी सहला परवीन चरित्रहीन थी। उसकी बदचलनी की वजह से समाज में उसकी इज्जत खाक में मिल गई थी। हमने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी, तो अंत में उसकी हत्या करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। हम तो उसके आशिक रेहान को भी मार डालते, लेकिन वो बचकर भाग गया। चूंकि मोहम्मद साकिर तथा उसके बेटों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए पुलिस ने उन तीनों को हत्या के जुर्म में विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच तथा अभियुक्तों के बयानों के आधार पर एक ऐसी औरत की कहानी सामने आई जिसने बदचलन होकर न सिर्फ अपने शोहर से बेवफाई की, बल्कि बेटों को भी समाज में शर्मसार किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के अनवरगंज थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है दलेलपुरवा। इसी मोहल्ले में हरी मस्जिद के पास मोहम्मद याकूब अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी नफीसा बाजी के अलावा 2 बेटे तारिक सादाब, असलम और एक बेटी सहला परवीन थी। मोहम्मद याकूब का कपड़े का व्यापार था। व्यापार से होने वाली आमदनी से वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। व्यापार में उनके दोनों बेटे भी उनका सहयोग करते थे। मोहम्मद याकूब जहां व्यापारी थे, वहीं उनकी पत्नी नफीसा बाजी की राजनीति में दिलचस्पी थी। वो समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य भी थी। दलेलपुरवा क्षेत्र से उन्होंने 2 बार पार्षद का चुनाव लड़ा पर हार गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो पार्टी के साथ साथ समाज सेवा में जुटी रही। तीसरी बार जब उन्हें पार्टी से टिकट मिला तो वो पार्षद का चुनाव लड़ी। इस बार वो जीतकर दलेलपुरवा क्षेत्र की पार्षद बन गई। नफीसा बाजी की बेटी सहला परवीन भी उन्हीं की तरह तेज तर्रार थी। वैसे तो सहला बचपन से ही खूबसूरत थी, लेकिन जब वो जवान हुई तो वो पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। जब वो बन संवर कर घर से निकलती तो देखने वाले देखते ही रह जाते। सहला पढ़ने में भी तेज थी। उसने फातिमा स्कूल से हाई स्कूल तथा जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली थी। सहला शादी लायक हो चुकी थी। मोहम्मद याकूब उसका निकाह कर उसे मान मर्यादा के साथ ससुराल भेजना चाहते थे। एक दिन मोहम्मद याकूब ने अपने पड़ोसी जावेद खान से बेटी के रिश्ते के बारे में बात की तो वो उत्साह से भरकर बोला, याकूब भाई, मेरी जान पहचान में एक अच्छा लड़का है। उसका नाम है मोहम्मद साकिर। वो चमनगंज में रहता है और कपड़े का व्यवसाय करता है। जिस दिन फुर्सत में हो मेरे साथ चमनगंज चलकर उसे देख लेना। सब कुछ ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाएंगे। 1 सप्ताह बाद मोहम्मद याकूब जावेद के साथ
चमनगंज गए। मोहम्मद साकिर साधारण शकल सूरत वाला हंसमुख युवक था। उसमें आकर्षण जैसी कोई बात नहीं थी, परंतु वो कमाऊ था। उसका परिवार भी संपन्न था। इसके विपरीत सहरा परवीन चंचल और खूबसूरत थी। कहीं बेटी गलत रास्ते पर ना चल पड़े, ये सोचते हुए मोहम्मद याकूब ने साकिर को अपनी बेटी सहरा परवीन के लिए पसंद कर लिया। इस बारे में उन्होंने बेटी की राय लेनी भी जरूरी नहीं समझी। इसके बाद आगे की बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के बाद दोनों पक्षों की सहमति से रिश्ता पक्का हो गया। तय तारीख को मोहम्मद साकिर की बारात आई। निकाह हुआ और सहरा परवीन साकिर के साथ विदा कर दी गई। ये सन 1998 की बात है। सुहाग रात को सहरा परवीन ने अपने शौहर साकिर को देखा तो उसके अरमानों पर पानी फिर गया। पति मोहम्मद साकिर किसी भी तरह से उसे पसंद नहीं था। उस रात वो दिखावे के तौर पर खुश थी, पर मन ही मन कूड़ रही थी। सप्ताह भर बाद सहरा का भाई तारिक उसे लेने आ पहुंचा। तभी मौका देखकर साकिर ने सहरा से कहा, दुल्हन का मायके जाना रिवाज है। रिवाज के मुताबिक तुम्हें मायके भेजना ही पड़ेगा। खैर तुम जाओ, तुम्हारे बिना किसी तरह हफ्ता 10 दिन रह लूंगा। सहरा परवीन ने शौहर को घूर कर देखा और कर्कश स्वर में बोली, अपनी ये मनहूस सूरत लेकर मेरे मायके मत आना, नहीं तो तुम्हें देखकर मेरी सहेलियां हंसेंगी, कहेंगी देखो सहरा जैसी हूर का लंगूर शौहर आया है। ये सुनकर साकिर को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम शीशा उड़ेल दिया हो। वो पत्नी को देखता रहा और वो भाई के साथ मायके चली गई। 8-10 दिन बाद जब सहरा को विदा कर लाने की तैयारी शुरू हुई तो साकिर ने घर वालों के साथ ससुराल जाने से इनकार कर दिया। तब घर वाले ही सहरा को विदा कर लाए। साकिर को भरोसा था कि ससुराल आकर सहरा शिकायत करेगी कि सब आए पर तुम नहीं आए, लेकिन ऐसा कुछ कहने के बजाय सहरा ने उल्टे शौहर की छाती में शब्दों का भाला घोंप दिया, अच्छा हुआ तुम नहीं आए, वरना तमाशा बन जाते और शर्मिंदा मुझे होना पड़ता। छाती में शब्दों के सूल चुभने के बावजूद साकिर चुपचाप रहा। उसका विचार था कि वो अपने प्रेम से सहरा का दिल जीत लेगा और खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सहरा को उसकी जो शक्ल बुरी लगती थी वो अच्छी लगने लगेगी। साकिर पत्नी को प्यार से जीतने की कोशिश करता रहा और सहरा उसे धुतकारती रही। इस तरह प्यार और नफरत के बीच उनकी गृहस्थी की गाड़ी ऐसी ही चलती रही। समय बीतता गया और सहरा 2 बेटों साकिब व अरसलान की मां बन गई। साकिर को विश्वास था कि बच्चों के जन्म के बाद सहरा के व्यवहार में कुछ बदलाव जरूर आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका बर्ताव पहले जैसा ही रहा। वो बच्चों की परवरिश पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। उसे घर में कैद रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो अक्सर या तो मायके या फिर बाजार घूमने निकल जाती थी। साकिर रोक टोक करता तो वो उससे उलझ जाती और अपने भाग्य को कोसती। सहरा परवीन की अपने शौहर से नहीं पड़ती थी, इसलिए दोनों के बीच दूरियां बनी रहती थी। सहरा का मन पुरुष सुख प्राप्त करने के लिए भटकता रहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उन्हीं दिनों सहरा के जीवन में मुबीन ने प्रवेश किया। मुबीन अपराधी प्रवृत्ति का था। अनवरगंज क्षेत्र में उसकी तूती बोलती थी। व्यापारी वर्ग तो उसके साय से भी डरता था। वो व्यापारियों से हफ्ता वसूली करता था। साकिर का कपड़े का व्यापार था। मुबीन साकिर से भी रुपए वसूलता था। सहरा परवीन मुबीन को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन शौहर के रहते वो उसके सामने नहीं आती थी। एक रोज सहरा घर में अकेली थी, तभी मुबीन उसके घर में आ गया और दबे पांव जाकर सहरा के पीछे खड़ा हो गया। सहरा किसी काम में ऐसी व्यस्त थी कि उसे भनक तक नहीं लगी कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हुआ है। सहरा तब चौंकी जब मुबीन ने कहा, सहरा भाभी नमस्ते। सहरा फौरन पलटी। मुबीन को देखकर उसका चेहरा फूल की तरह खिल गया। वो अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए बोली, नमस्ते मुबीन भाई, तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। बताओ कैसे आना हुआ? तुम्हारे भैया तो घर पर है नहीं। भैया नहीं है तो क्या हुआ? क्या भाभी से मिलने नहीं आ सकता? मुबीन भी हंसते हुए बोला, क्यों नहीं, कहते हुए सहरा उसके पास बैठकर बतियाने लगी। बातों ही बातों में मुबीन बोला, भाभी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? एक नहीं 4 कहो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। सहरा ने कहा, भाभी कसम से तुम इतनी खूबसूरत हो कि कितना भी देखूं जी नहीं भरता। धत कहते हुए सहरा के गालों पर लाली उतर आई।
कुछ देर बतियाने के बाद मुबीन वहां से चला गया। इसके बाद मुबीन सहला के घर आने जाने लगा। दोनों एक दूसरे की बातों में रमने लगे। सहला और मुबीन हम उम्र थे, जबकि सहला का पति साकिर उम्र में उससे 6-7 साल बड़ा था। मुबीन शरीर से हष्ट पुष्ट तथा स्मार्ट था। क्षेत्र में उसकी हनक भी थी। सो सहला उससे प्यार करने लगी। वो सोचने लगी कि काश उसे मुबीन जैसा छबीला पति मिलता। मुबीन भी सहला को चाहने लगा था। आते जाते मुबीन ने सहला से हंसी मजाक के माध्यम से अपना मन खोलना शुरू किया तो सहला भी खुलने लगी। आखिर एक दिन दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए। इसके बाद जब भी मौका मिलता दोनों अपनी जरूरतें पूरी कर लेते। सहला को अब पति की कमी नहीं खलती थी। सहला और मुबीन के नाजायज रिश्ते ने रफ्तार पकड़ी तो पड़ोसियों के कान खड़े हो गए। एक आदमी ने साकिर को टोका, साकिर भाई तुम दिन रात कमाई में लगे रहते हो, घर की तरफ भी ध्यान दिया करो। क्यों, मेरे घर को क्या हुआ, साफ साफ बताओ ना, साकिर ने पूछा। साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारे घर पर बदमाश मुबीन का आना जाना है। तुम्हारी लुगाई से उसका चक्कर चल रहा है। उसने सब बता दिया। उसकी बात सुनकर साकिर का माथा ठनका। जरूर कोई चक्कर है, अफवाहें यूं ही नहीं उड़ती, उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। शाम को साकिर जब घर लौटा तो उसने पत्नी से पूछा, सहला मैंने सुना है मुबीन तुमसे मिलने घर आता है, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। सहला न डरी न घबराई बल्कि बेधड़क बोली, मुबीन आता है पर मुझसे नहीं, तुमसे मिलने आता है। तुम नहीं मिलते तो चला जाता है। तुम उसे मना कर दो कि वो घर ना आया करे। उसके आने से मोहल्ले में हमारी बदनामी होती है। मुझसे क्यों कहते हो, तुम खुद ही क्यों नहीं उसे मना कर देते। ठीक है, मना कर दूंगा। इसके बाद साकिर मुबीन से मिला और उसने उससे कह दिया कि वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर पर ना जाया करे। साकिर की बात सुनते ही मुबीन उखड़ गया। उसने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। साकिर डर गया। मुबीन बिना रोक टोक उसके घर आता रहा और सहला के साथ मौज मस्ती करता रहा। मुबीन ने जब साकिर का सुख चैन छीन लिया तब उसने अपने रिश्तेदारों को घर बुलाया और इस समस्या से निजात पाने के लिए विचार विमर्श किया। आखिर में तय हुआ कि इज्जत तभी बच सकती है जब मुबीन को ठिकाने लगा दिया जाए। इसके बाद साकिर के भाई, सहला के भाई और मामा ने मिलकर दिन दहाड़े खलवा में मुबीन की हत्या कर दी। हत्या के आरोप में सभी को जेल जाना पड़ा। ये बात सन 2012 की है। इस घटना के बाद करीब 4 साल तक घर में शांति रही। सहला का शौहर के प्रति व्यवहार भी सामान्य रहा। अब तक सहला के दोनों बेटे साकिब और अरसलान भी जवान हो गए थे। बाप बेटे रोजाना सुबह 10 बजे घर से निकलते तो फिर देर शाम ही घर लौटते थे। कपड़ों की बिक्री का हिसाब किताब लगाकर खाना खाकर वे सो जाते थे। सहला परवीन न शौहर के प्रति वफादार थी और न ही उसे बेटों से कोई लगाव था। वो तो खुद में ही मस्त रहती थी। बन संवर कर रहना और घूमना फिरना उसकी दिनचर्या में शामिल था। उसका बनाव श्रृंगार देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो 2 बच्चों की माँ है। सहला को घर में सभी सुख सुविधाएं हासिल थी, पर शौहर की बाहों का सुख प्राप्त नहीं हो पाता था। साकिर अपने धंधे में लगा रहता था। काम की वजह से बीवी से भी दूरियां बनी रहती थी। दूसरी ओर सहला उसे पसंद भी नहीं करती थी। वो तो किसी नए प्रेमी की तलाश में थी। हालांकि इस खेल में उसे शौहर तथा जवान बच्चों का डर लगा रहता था। उसी दौरान उसकी नज़र रेहान पर पड़ी। रेहान गम्मू खां के अहाते में रहता था और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। वो उसका दूर का रिश्तेदार भी था। उसका जब तब सहला के यहाँ आना जाना लगा रहता था। वो हैंडसम था। सहला परवीन का दिल रेहान पर आया तो उसने उसे खुला आमंत्रण दिया। वो उसे आंखों के तीरों से घायल करने लगी। खुला आमंत्रण पाकर रेहान भी उसकी ओर आकर्षित होने लगा। जब भी उसे मौका मिलता सहला के साथ हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर लेता। सहला उसकी हंसी मजाक का जरा भी बुरा नहीं मानती थी। दोनों के पास एक दूसरे का मोबाइल नंबर था। जल्द ही दोनों की मोबाइल पर प्यार भरी बातें होने लगी। आदमी हो या औरत, मोहब्बत होते ही उसका मन कल्पना की ऊंची उड़ानें भरने लगता है। रेहान और सहला का भी यही हाल था। दोनों मोहब्बत की ऊंची उड़ान भरने लगे थे। आखिर एक रोज रेहान ने चाहत का इजहार किया तो सहला ने इकरार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। इतना ही नहीं, सहला ने उसी समय अपनी बाहों का हार रेहान के गले में डाल दिया। इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता बनते देर नहीं लगी।
एक बार अवैध रिश्ता बना तो उसका दायरा बढ़ता गया। सहला अब पति की कमी प्रेमी से पूरी करने लगी। उसे जब भी मौका दिखता फोन कर रेहान को अपने यहाँ बुला लेती थी और दोनों फिर रंगरलियां मनाते थे। कभी कभी रेहान सहला को होटल में भी लेकर जाता था जहाँ वे मौज मस्ती करते। सहला परवीन रेहान के साथ घूमने फिरने भी जाती थी। रेहान उसे कभी बाहर पार्क में ले जाता तो कभी तुलसी उपवन। वे दोनों खूब बतियाते। पर एक दिन साकिर ने सहला और रेहान को अपने ही घर में आपत्तिजनक हालत में देख लिया। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में इस कदर मस्त थे कि उन्हें खबर ही नहीं हुई कि दरवाजे पर खड़ा साकिर उनकी कामलीला देख रहा है। घर में अनाचार होते देख साकिर का खून खौल उठा। उसने दोनों को ललकारा तो रेहान सिर पर पैर रखकर भाग गया, लेकिन सहला कहाँ जाती। साकिर ने सारा गुस्सा उसी पर उतारा। उसने पीट पीट कर पत्नी को अधमरा कर दिया। साकिर ने सहला को रंगे हाथों पकड़ने की जानकारी अपने दोनों बेटों को दी तो बेटों ने भी मां को खूब लताड़ा। सोहर और बेटों ने सहला को जलील किया। इसके बावजूद उसने रेहान का साथ नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद ही वो घर से बाहर रेहान से मिलने लगी। चोरी छिपे मिलने की जानकारी साकिर को हुई तो उसने फिर से सहला की पिटाई की। इसके बाद तो ये सिलसिला ही चल पड़ा। जब भी साकिर को दोनों के मिलने की जानकारी होती उस दिन सहला की सामत आ जाती। लेकिन पिटाई के बावजूद जब सहला ने रेहान का साथ नहीं छोड़ा तो परेशान होकर साकिर ने सहला को तलाक दे दिया। तलाक के मामले में बेटों ने बाप का ही साथ दिया। ये बात जनवरी 2018 की है। सोहर से तलाक मिलने के बाद सहला कुछ महीने मायके दलेलपुरवा में रही। उसके बाद उसने अनवरगंज थाना क्षेत्र के डिप्टी पड़ाव में गुरबतल्ला पार्क के पास किराए पर मकान ले लिया और उसी में रहने लगी। इस मकान में उसका प्रेमी रेहान भी आने लगा। सहला को अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, सो वो प्रेमी के साथ खुलकर मौज लेने लगी। रेहान के पास पैसों की कमी नहीं थी, सो वो सहला पर दिल खोलकर खर्चा करता था। प्रेमी के आने जाने की जानकारी पड़ोसियों को ना हो, इसके लिए वो मकान के आगे वाले गेट पर ताला लगाकर रखती थी और पीछे के दरवाजे से आती जाती थी। इसी पीछे वाले दरवाजे से उसका प्रेमी रेहान भी आता था। सहला और रेहान के अवैध संबंधों की जानकारी साकिर के घर वालों व नाते रिश्तेदारों को भी थी। इससे पूरी बिरादरी में उनकी बदनामी हो रही थी। उसके दोनों बेटे शादी योग्य थे, पर मां सहला की चरित्रहीनता की वजह से बेटों का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। आखिर आज ही जाकर साकिर ने सहला और रेहान को सबक सिखाने की योजना बनाई। अपनी इस योजना में साकिर ने अपने बहनोई गुड्डू हलवाई तथा दोनों बेटों को भी शामिल कर लिया। 10 जून 2019 की रात 8 बजे साकिर को एक रिश्तेदार के माध्यम से पता चला कि सहला के घर में रेहान मौजूद है और वो आज रात वहीं रुकेगा। ये खबर मिलने के बाद साकिर ने अपने बहनोई गुड्डू हलवाई को बुला लिया। फिर बहनोई व बेटों के साथ साकिर सहला के घर जा पहुंचा। घर के बाहर गेट पर ताला लगा था। वे लोग पीछे के दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर कमरे में रेहान और सहला आपत्तिजनक हालत में थे। साकिर ने उन दोनों को ललकारा और सब मिलकर रेहान को पीटने लगे। प्रेमी को पीटता हुआ देखकर सहला बीच में आ गई। वो प्रेमी को बचाने के लिए पति और बेटों से भिड़ गई। दोनों बेटे मां को पीटने लगे। इसी बीच मौका पाकर रेहान वहां से भाग निकला। रेहान को भागने में सहला ने सहयोग किया था, सो वे सब मिलकर सहला को लात घूंसों से पीटने लगे। इसी समय साकिर की निगाह वहीं पड़ी ईंट पर चली गई। उसने लपक कर ईंट उठा ली और उससे सहला के सिर और मुंह पर तबातोड़ प्रहार किए, जिससे सहला का सिर फट गया और खून बहने लगा। कुछ देर तड़पने के बाद सहला ने दम तोड़ दिया। हत्या के बाद उन सब ने मिलकर अलमारी और बक्से के ताले खोले और उसमें रखी नकदी तथा जेवर निकाल लिए और कुछ सामान भी बिखेर दिया। फिर पीछे के रास्ते से ही फरार हो गए। इधर पड़ोसी पप्पू ने सहला के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने थाना अनवरगंज पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी घटनास्थल पर आ गए और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जांच में अवैध रिश्तों में हुई हत्या का पर्दाफाश हुआ और कातिल पकड़े गए। 13 जून 2019 को पुलिस ने अभियुक्त मोहम्मद साकिर, उसके बेटों साकिब और अरसलान को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया था। फिलहाल उनकी जमानत नहीं हुई थी। एक अन्य आरोपी गुड्डू हलवाई फरार था और पुलिस उसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी।
दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।